हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। कंपनी का जो नाम है वो है एजिस वोपाक टर्मिनल्स लिमिटेड। कंपनी का जो आईपीओ 26 से 28 मई के बीच में खुलने वाला है। अब इस वीडियो के थ्रू हम लोग फटाफट बेसिक चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में फाइनल बात करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर बेसिक चीज़ों की बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड, तो 235 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 2800 करोड़ रुपये कंपनी उठाना चाह रही है और वैल्यू जो खुद की लगा रही है वो लगभग लगा रही है 26,700 करोड़ रुपए। सो अच्छी खासी यहाँ पर वैल्यू लगाई थी हुई कंपनी दिख रही है। और कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे गैस वगैरह होती है, प्रोपेन, बुटेन, एलपीजी, या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर में जो भी अपने मटेरियल तेल वगैरह ऑयल वगैरह आते हैं उन लिक्विड को स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। किस तरीके से इनका पूरा बिजनेस मॉडल काम करता है उसको हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो बेसिक हमें समझ में आ गया, कंपनी स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करती है गैस और लिक्विड फॉर्म्स की, जो कि पोर्ट्स पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का आईपीओ काफ़ी अच्छे खासे नाम लेके आ रहे हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यूजुअली जब ये आईपीओ लेके आते हैं तो ये ज़्यादा वैल्यू जो है कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ते नहीं है। यूजुअली कंपनी के लिए अच्छी खासी ये वैल्यू लगा करके देते हैं और उसका अच्छा खासा पैसा भी ये लोग चार्ज करते हैं। कंपनी जो आईपीओ से पैसे उठा रही है उसमें जो प्रमोटर हैं उनके पास में 97% मालिकाना हक था आईपीओ से पहले, 86% आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला। दैट्स वेरी गुड। आफ्टर द आईपीओ इनको ओएफएस या फिर फॉलो अप ऑफर लेके आना पड़ सकता है एज पर सेबी रूल्स को मीट करने के लिए। सो दैट्स अगेन फाइन टिल नाउ। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की जो मेन प्रमोटर उसका नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। एंड जो ये मेन प्रमोटर हैं इनका ऑलरेडी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है एजिस लॉजिस्टिक्स। ये अच्छा खासा परफॉर्म आज के दिन कर रही है और अच्छा खासा पैसा इन्होंने बना के दिया है। लेट्स सी कि ये कंपनी कैसा बना के देने वाली है फ्यूचर में पैसा। अब आरएसपी के अंदर नजर डालने की कोशिश करते हैं। कंपनी जो पैसे उठा रही है 2800 करोड़, उन पैसों करने क्या वाली है, तो इन्होंने बताया कि 2000 करोड़ रुपए से हम अपना लोन चुकाने वाले हैं और बाकी 671 करोड़ रुपए से हम एक टर्मिनल खरीद रहे हैं, एलपीजी टर्मिनल, जो कि मैंगलोर में है, मैंगलोर पोर्ट के ऊपर में। उसमें हम लोग पैसा खर्च करें। दैट मीन्स एक्सपेंशन और जो डेट रिडक्शन है उसमें कंपनी काम में लेने वाली। दैट्स वेरी गुड फॉर द कंपनी। कंपनी का आज के दिन जो नाम है एजिस वोपाक, तो ये दो कंपनी से मिलकर बना हुआ है। एक वोपाक इंडिया बीवी, वोपाक जो है एक कंपनी है नेदरलैंड की, वो जो है ये जो स्टोरेज फैसिलिटी होती है या फिर टर्मिनल स्टोरेज फैसिलिटी होती है इस चीज़ में एक्सपर्ट है ये कंपनी वोपाक। तो इसने एजिस लॉजिस्टिक जो इंडिया की कंपनी है, जो कि लॉजिस्टिक्स वाली कंपनी है, इधर से उधर सामान ले जाने, दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई एजिस वोपाक, जिसके बाद में इनका ये कंपनी है जो आईपीओ लेके आ रही है। सो दो कंपनियां मिलकर एक कंपनी है जो कि आईपीओ लेके आ रही है। यहाँ पर एजिस के पास में 50% के पास मालिकाना हक था और वोपाक के पास में 47%। टोटल इनके पास में 97% मालिकाना हक बिफोर द आईपीओ था। आफ्टर द आईपीओ 86-87% रह जाने वाला है। दैट्स अगेन वेरी गुड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसा उठा रही है इस कंपनी के ऊपर कंटिजेंट लाइबिलिटी भी है, जो कि कुछ खास कंसर्निंग नहीं है। इट्स अबाउट द कैपिटल एडवांस। दैट्स अगेन नॉट एन इश्यू। कंपनी की जो शुरुआत है वो 2022 में, मेनली जो इनका बिजनेस की शुरुआत हुई है 2022 के बाद में हुई है, बिकॉज उसी के बाद में इन्होंने एक्विजिशंस वगैरह, टर्मिनल्स वगैरह खरीदना स्टार्ट किया है। एंड उसके बाद में आज के दिन ये यहाँ तक पहुँचे और बहुत ही भयंकर तरीके से एक्विजिशन के काम में चल रहे हैं। हर पोर्ट के ऊपर में एक्वायर कर रहे हैं अपना सामान, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो खड़ी कर रहे हैं, टर्मिनल्स वगैरह खड़ी कर रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह बना रहे हैं इंडिया के अलग अलग पोर्ट्स के ऊपर में, अलग अलग टर्मिनल्स के ऊपर में। दैट्स इट्स वेरी एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट। कंपनी के पास में आज के दिन सब्सिडरीज हैं कुछ, और उनके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो कॉन्करेंट स्टोरेज जो सब्सिडरी है और दूसरी है CRL टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इनकी सब्सिडरी। अब ये जो कंपनी है इसको पूरे को चला कौन रहा है, इसका मास्टरमाइंड मेन कौन है, उसका नाम है राज कपूर चंदारिया जी। इनके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये इस कंपनी के भी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है। और ये जो दूसरी कंपनी एजिस लॉजिस्टिक्स, जिसका हम लोगों ने शुरुआत में चर्चा किया, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, उसमें भी ये ही मेन करता धरता है। इसके अलावा ये और कंपनियां जिसमें भी ये जो है राज कपूर चंदारिया जी ही करता धरता है, जिनमें हम लोग ग्रुप कंपनीज बोल सकते हैं, जिनको हम लोग राज कपूर चंदारिया जी के बारे में आप लोग और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का ही है। दैट्स वेरी गुड। उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि मेन जो हेड है वो राज कपूर चंदारिया जी ही है। नेक्स्ट अब आज के दिन कंपनी के पास में जो प्रॉपर्टीज हैं, तो खुद की ओन प्रॉपर्टीज तो है नहीं इस कंपनी के पास में कुछ भी। ये क्या करती है, जो इंडिया के अंदर में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जो कि समुद्री पोर्ट, जहां पर जहाज जो हैं आती हैं, खाली होती हैं, भरती हैं, वो पोर्ट्स के ऊपर में इन्होंने जो वहाँ की पोर्ट अथॉरिटीज़ होती हैं, अथॉरिटीज़ से जो है वो लीज पे जो है वो प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं। एंड जैसे यहाँ पे 2045 तक की इन्होंने लीज पर ये प्रॉपर्टी ले रखी है। लिक्विड स्टोरेज टैंक इनको सेटअप करने का इन्होंने वो जो है लाइसेंस लिया है।
पोर्ट से। जैसे इस टाइप से कांडला पोर्ट पे लिया है, कांडला पोर्ट पे दूसरा वाला लिया हुआ है, तो इस टाइप से अलग अलग पोर्ट पे अलग अलग जो है लाइसेंसेज इन्होंने ले रहे हैं। जैसे मैंगलोर पोर्ट पे इन्होंने ले रखा है टैंक फार्म प्रोजेक्ट 2047 तक का ले रखा है इन्होंने। यहाँ पर हल्दिया पोर्ट के ऊपर में ले रखा है, यहाँ पर पीपावाव पोर्ट पे ले रखा है, पीपावाव पोर्ट पे दूसरा भी ले रखा है, कोची, कांडला। सो मल्टीपल लाइसेंसेज इन्होंने ले रखे हैं एक सिंगल पोर्ट के ऊपर में ही, बिकॉज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ लैंड और द साइज ऑफ एरिया दे रिक्वायर। सो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अच्छी खासी प्रॉपर्टी, बट सारी के सारी इनके पास में सिर्फ वही है कि लीज पर है, द लीज इज गिवन बाय दैट और जो पोर्ट अथॉरिटी है उसके द्वारा, राइट। तो यहाँ पर ओनिंग का जो पार्ट होता है कि मैं मालिक बन के बैठ जाऊँ, मालिक को यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं होती हैं, तो मालिक की किसी भी चीज़ की नहीं है, सारी ओन्ड है, सॉरी लीज्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के आज के दिन 444 एम्प्लॉइज तो काम करें फुल फ्लेज, और बाद में ऑपरेशंस या फिर जो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज होते हैं 450, तो लगभग 900 एम्प्लॉइज इनके पास में काम कर रहे हैं। कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो गैस स्टोरेज और लिक्विड स्टोरेज दोनों से आधा आधा के आसपास में आ रहा है एज प्रेजेंट। पहले लिक्विड से ज़्यादा रहा था, गैस डिवीजन से भी अच्छा खासा इनके पास में आ रहा है। कंपनी का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो गैस टर्मिनल का तो 24% ही इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। बाकी जो लिक्विड टर्मिनल है, जो कि लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल्स हैं, उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 73% तक हो जा रहा है। दैट्स वेरी गुड। दैट मीन्स कि लिक्विड की इनको और एक्सपेंशन की जल्दी ही ज़रूरत पड़ने वाली है, गैस की तो अभी इनके पास में पड़ी हुई है। ये इनके पास में जो टर्मिनल्स हैं, स्टोरेज कैपेसिटी जो टर्मिनल्स हैं, उनकी आप लोग यहाँ पर फोटो देख पाएंगे। इनके अंदर में आप या तो लिक्विड होगा या फिर गैस होगी। अब ये कंपनी का सिस्टम कैसे काम करता है, बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, तो इनके पास में जैसे क्लाइंट आया, कोई भी ABC कंपनी आई, वो बोलती है कि मेरे पास में एक जहाज आ रहा है जो कि जिसमें गैस है, तो वो गैस आपको मेरे यहाँ पर पहुँचानी है। तो वो सबसे पहले क्या काम करती है, अपने जो टैंकर है वहाँ से सीधे एक पाइपलाइन या फिर किसी भी तरीके से अपने जो टर्मिनल्स हैं या फिर जो स्टोरेज टर्मिनल्स हैं यहाँ तक उस गैस को ट्रांसफ़र करती है। फिर वहाँ से जैसे ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कब पहुँचानी है, उसके हिसाब से या तो पाइपलाइन के थ्रू गैस पहुँचा देती है या फिर रेलवे के जो वो बनी हुई हैं रेलवे टैंकर्स, लाइनें बिछी हुई हैं रेलवे की, क्योंकि हर पोर्ट को जोड़ा हुआ है रेलवे से यूजुअली, तो वहाँ रेलवे रेलिंग्स के थ्रू पहुँचा देते हैं या फिर रोड के टैंकर्स के थ्रू कस्टमर के यहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, जहाँ पर भी कस्टमर को चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हो आपको लोग स्टोरेज टर्मिनल फैसिलिटी भी में दे रही है कंपनी, और लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि दो कंपनियां यहाँ पे मिलकर काम कर रही हैं, वोपाक और एक एजिस लॉजिस्टिक्स, तो दोनों की जरूरत पड़ रही है। साथ में कंपनी का अगर लिक्विड से रिलेटेड कस्टमर आता है तो लिक्विड को तो अब पाइपलाइन से पहुंचाया नहीं जाएगा, गैस को आसान है पहुंचाना, तो यहाँ पर ये जो है रोड और रेल के थ्रू पहुंचा देती है कस्टमर फैसिलिटी। सो वी गॉट द आइडिया कंपनी कैसे काम करती है। पोर्ट से लेती है स्टोरेज में, स्टोरेज से पहुंचा देती है कस्टमर के यहाँ पर। कंपनी के पास में आज के दिन जो जो कस्टमर्स हैं वो अच्छे खासे नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, आप होल्ड करके देख सकते हैं। ये वोपाक और एजिस दोनों मिलकर ये कंपनी को खोला हुआ है, नेदरलैंड की कंपनी है वोपाक। यहाँ पर ये और इनके जो पोर्ट्स हैं, दूसरे जो टर्मिनल्स हैं, स्टोरेज टर्मिनल्स अलग अलग पोर्ट के ऊपर में, मैंगलोर, कोची, हल्दिया, पीपावाव, कांडला, उनके आप लोग यहाँ पर इमेजेस देख सकते हैं। कंपनी का आज के दिन 6 पोर्ट्स के ऊपर में 20 टैंक टर्मिनल्स यहाँ पर बने हुए हैं, उनकी कैपेसिटी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जैसे हमने देखा, तो यहाँ पर एक जो बेसिक मेन चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो बहुत अच्छा है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोस मार्जिन भी बोलते हैं दूसरी भाषा के अंदर में, रो फॉर्म में थोड़ा हम लोग टेक्निकल नहीं जाएंगे बातों के अंदर में कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ग्रोस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन में, बट यहाँ पर जो कंपनी का एबिटा मार्जिन है वो बहुत अच्छा है, दैट इज अराउंड 90% गैस टर्मिनल्स का। दैट मीन्स की कंपनी को 100 रुपये का रेवेन्यू आता है, उसमें से 90 रुपये कंपनी के पास में बच जा रहे हैं फॉर ह्यूज, दैट्स ह्यूज, राइट। इसलिए तो कंपनी ने अपनी वैल्यू जो है वो लगभग 27,000 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई है। और यहाँ पर कंपनी का जो लिक्विड टर्मिनल है डिवीजन जहाँ से स्टोरेज है, वहाँ से कंपनी का 70% पैसा जो है हाथ में बच जा रहा है। अब ध्यान रखिए ये एबिटा मार्जिन है, ग्रोस मार्जिन है, इसमें से और भी खर्चे निकलते हैं, अभी भी डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन निकलता है, टैक्स निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है। तो कंपनी जो है इंटरेस्ट, जो कंपनी के ऊपर लोन है, डेट है, वो तो अच्छा खासा चुका देगी, तो जिसकी वजह से कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट तो बच जाएगा, तो वो पैसा नेट प्रॉफिट में एज आगे जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए बचेगा। तो एबिटा मार्जिन इस कंपनी का बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इस कंपनी की वैल्यू इतनी ज़्यादा लगाई गई है। अब कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंशन है आने वाले टाइम के अंदर में वो 3x होने की है 2021 के मुकाबले, तो आने वाले टाइम में लगभग डबल हो जाएगी, लगभग 1-2 साल के अंदर में लगभग डबल इनकी कैपेसिटी हो जाएगी यहाँ से जिस पे काम कर रही है। तो आई एम होपिंग कि
कि कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है वो कितनी सही लगाई गई है, तो उसको भी एक बार चर्चा करके देख लेते हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कंपनी की बैलेंस शीट पे भी नजर डाल लेते हैं एक बार, उसके बाद कंपेयर भी करके देख लेते हैं कि इसको ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी इसी सेगमेंट में काम करें उनसे। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो कंपनी की है वो 6,000 करोड़ रुपए इस कंपनी में टोटल लगाए हुए हैं, जिसमें से मेनली जो पैसा इस कंपनी में लगा हुआ वो उधारी का ही लगा हुआ, बिकॉज इन्वेस्टर्स का पैसा तो लगभग 2,000 करोड़ ही लगा हुआ। दैट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज वेरी बैड, बट आफ्टर द आईपीओ डेट टू इक्विटी रेशियो इज वेरी गुड। क्यों? बिकॉज कंपनी 2,000 करोड़ रुपए से तो लोन चुका देगी, तो 4,000 करोड़ तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो लगभग आप मान के चलिए कितना हो जाएगा, डेट टू इक्विटी रेशियो विल बी 0.3 के आसपास का, दैट इज 0.2 के आसपास चलाएगा, 0.23 के आसपास। तो दैट्स वेरी गुड। यूजुअली 1 से ऊपर का डेट टू इक्विटी रेशियो होता है तो उसको बहुत बुरा माना जाता है, इसके बाद में बहुत अच्छा सुधर जाने वाला है, बिकॉज कंपनी 2,000 करोड़ रुपए से लोन चुकाने वाली है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अब देख लेते हैं, तो पैसा ठीक है, ठीक ठाक लगा हुआ है। अब यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू क्या है? 2022 में तो कंपनी का कोई रेवेन्यू था नहीं, क्योंकि 2022 में 23 में जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें एक्टिव हुई थी कंपनी। तो 3,500 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का, 3,500 करोड़ नहीं, यहाँ पर कंपनी का डेटा मिलियंस में है, तो लगभग 350 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया, राइट। फिर 570 करोड़ का रेवेन्यू आया। फिर इस साल जो है लगभग कंपनी बोल रही है कि 4700, लगभग 600 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आ जाएगा। तो 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मतलब 600 करोड़ रुपए का कंपनी कमाई करने वाली अपनी वैल्यू 26,000 करोड़ लगा रही है। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन ओनली सिंपल थिंग कि इनका एबिटा मार्जिन बहुत अच्छा है। अब कितना अच्छा है, तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का एबिटा मार्जिन कितना भी अच्छा हो तो क्या नेट प्रॉफिट इन्वेस्टर्स के लिए कितना बचेगा, तो उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने 2024 के अंदर में कमाई की थी 88 करोड़ रुपए की, और अभी जो है 85 करोड़ रुपए की इन्होंने कमाई की है 9 महीने के अंदर में। तो दैट शोज की कंपनी के जो इस साल जो नेट प्रॉफिट हो जाएंगे वो 120 करोड़ के आसपास में पहुंच जाएंगे। मोटा मोटा मान के चल लो 120 करोड़ रुपए इस साल कंपनी नेट प्रॉफिट निकाल लेगी। अगले साल कितने निकालेगी वो मेन बात है। कंपनी का चाहे रेवेन्यू ना बढ़े, नेट प्रॉफिट बिल्कुल सेम रहे, बट स्टिल कंपनी का सिर्फ लोन चुकाने की वजह से कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है दैट इज अराउंड अभी 150-200 करोड़ के आसपास का कंपनी का वो फाइनेंस कॉस्ट बच जाएगा। वो बचने की वजह से 200 तो नहीं बचेगा, 180 के आसपास में बचेगा। तो 120 प्लस 180, सो लगभग ये मान के चलो कि 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी जो है अगले साल कमा लेगी बिकॉज ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट। अब 300 करोड़ रुपए कंपनी कमाएगी अगले साल, राइट। फाइनेंस कॉस्ट की वजह से सब कुछ हम लोग इंटेक्ट रख रहे हैं। तो यहां पर कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आता है दैट वी कैन कॉल इट फॉरवर्ड पी, वो 90 का निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं एल कार्गो टर्मिनल्स या फिर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका 40 का है, इसका है 26 का, इसका है 20 का। सो आई थिंक कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो बहुत ज़्यादा लगाई है। बट यहाँ पर जो वैल्यू लगाई है वो बहुत ज़्यादा इसलिए लगाई बिकॉज इनके EBITDA मार्जिन्स देखो 18%, इसका अडानी पोर्ट का देखो 59% ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट्स। सो आई थिंक कंपनी जो अपनी वैल्यू लगाई बिकॉज इसकी भी देख लो 60% तक ऑपरेटिंग मार्जिन आ रहा है, दैट्स वेरी ह्यूज, राइट। जिसकी वजह से साफ साफ नजर आ रहा है कि कॉम्पिटिशन वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी ने खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई लगा ली है, राइट। नेक्स्ट, अब इसके मुकाबले कंपनी, वो ध्यान रखना ये कंपनी बहुत बड़ी है, वो कंपनी बहुत छोटी है, क्योंकि 26,000 करोड़ की कंपनी है, ये 3 लाख करोड़ रुपए की कंपनी। हम कंपेयर भी किसके साथ में कर रहे हैं, राइट, हाथी को चींटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि रेवेन्यू कंपनी के अंदर में इंक्रीज हुए अगले 2 साल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कंपनी ने एक्सपेंशन बोले 2x कर लेंगे हम लोग, तो जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डबल होने की उम्मीद है। लगभग 9,000 कितना हो जाएगा, 6, 1200, 1300, 1500 करोड़ आसपास देख लो, 2-3 साल के अंदर में 1500 करोड़ के आसपास में पहुंचने की उम्मीद है। बट यहाँ पर इस रेवेन्यू इंक्रीज को देखते हुए तो नहीं लग रहा, बिकॉज यहाँ पर पिछले साल 560 करोड़ का रेवेन्यू किया, इस साल लगभग 600 करोड़ का ही। तो यहाँ पे इंक्रीज आपको देख रहे हो, रेवेन्यू इंक्रीज में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। तो इंक्रीज तो यहाँ पे ग्रोथ तो मुझे नजर नहीं आ रही है बेस्ड ऑन दिस डेटा। बट यस, कंपनी बोले हम और एक्विजिशंस करेंगे तो हो सकता है, तो चलो मान लेते हैं 3 साल के अंदर में इनके रेवेन्यूज डबल हो जाएंगे, तो नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो भी डबल हो जाएंगे। तो लगभग 300 करोड़ से 500 करोड़ मान लो, बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस और चीज़ों को हटा दो तो 500 करोड़ आसपास में कंपनी का नेट प्रॉफिट बच जाएगा। 500 करोड़ भी अगर देखोगे तो कंपनी की वैल्यू स्टिल पी रेशियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा लगाई
गई है। सो कमाई के हिसाब से कंपनी की वैल्यू हाई है एंड पीबी रेशियो के हिसाब से भी कंपनी की वैल्यू हाई है, बिकॉज 2800 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाएंगे, नेटवर्थ आज के दिन है 2000 एंड 2800 और जाएंगे तो 5 से 5 लगभग 6 के आसपास की अगेन पीबी रेशियो है। 6 का पीबी रेशियो जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसके साथ में, इसका है 4 to 5 का एंड एल कार्गो का है 2 पॉइंट इसका और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इसका भी 6 का। तो देख रहे हो आप लोग वैल्यू जो अगेन है वो ज़्यादा ही लगाई गई है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी आज के दिन में इस आईपीओ को स्किप करना पसंद करूँगा। लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीदें मुझे नहीं हैं, शॉर्ट टर्म में भी मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम होपफुल, बट उससे पहले कि मुझे अगर स्टॉक सस्ते में मिले या फिर अर्निंग पोटेंशियल और ज़्यादा करके दिखाए उसके बाद में लॉन्ग टर्म के बारे में उठाने के बारे में सोच सकते हैं। सो आई वुड स्किप दिस फॉर द शॉर्ट लॉन्ग एंड लिस्टिंग गेन्स। बाकी आप अपना कोई भी डिसीजन बनाएं, फाइनेंशियल फाइनल जो भी अपने फाइनेंशियल वजह से पूछ के ही बनाएं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।